हेलो स्टूडेंट्स, सैनिक ITI यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और ये क्लास जो है फिटर फर्स्ट ईयर के लिए है। और जैसा कि आप लोग इंडेक्स में देख रहे हैं कि हमने पिछली बार आपको हैंड टैप एंड रिंच के बारे में पढ़ाया था। हैंड टैप और रिंचेस के बारे में पढ़ाया था। तो हमने यहाँ तक क्या है कि मॉड्यूल 2 का लगभग पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है हैंड टैप और रिंच के साथ। तो आज हम क्या है मॉड्यूल 3 के बारे में पढ़ेंगे। मॉड्यूल 3 में क्या है, टोटल शीट मेटल के बारे में है। शीट मेटल की सारी जानकारी है। शीट मेटल में कैसे क्या क्या सेफ्टी पॉइंट हैं, क्या क्या सुरक्षा के उपाय हैं, किस किस धातु की चादरों का प्रयोग किया जाता है, हैंड किस किस प्रकार के हैंड लीवर का प्रयोग करना है, शीट मेटल में किस किस प्रकार के टूल का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद शीट मेटल सीम्स के बारे में बात करेंगे, उसमें सीम क्या होती है, शोल्डर के बारे में बात करेंगे, रिवेट और रिवेटिंग की बात करेंगे। शीट मेटल में रिवेट और रिवेटिंग कैसे की जाती है। तो मॉड्यूल 3 यहाँ पर हम लोग आज शुरू करते हैं शीट मेटल के बारे में। तो ये है मॉड्यूल 3 शीट मेटल। शीट मेटल इसमें हम पहला क्या है, इसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस इन शीट मेटल वर्कशॉप। अगर शीट मेटल की किसी कार्यशाला में आप कार्य कर रहे हैं तो आपको क्या क्या सुरक्षा संबंधी उपाय अपनाने चाहिए, ये इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो जब भी किसी ऐसी शॉप में आप काम कर रहे हैं, किसी कार्यशाला में कार्य कर रहे हैं जहां पर शीट मेटल का काम हो रहा हो, तो आपको जो इसमें दिए गए हैं पॉइंट्स, उसके बारे में आपको ध्यान देना चाहिए। सामग्री, उपकरण और मशीनों को संभालने का तरीका। अगर कोई ऐसी सामग्री है जो शीट मेटल की है, उसको हमें कैसे हैंडल करना है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र और दुकान की सफाई, जो आसपास का आपका कार्य क्षेत्र है उसको अच्छे तरीके से साफ सुथरा रखना है, चीजों को उनके स्थान पर रखना है, इसके बारे में है। क्षतिग्रस्त दोषपूर्ण उपकरण, मशीनें आदि, मतलब कोई भी ऐसा उपकरण जो टूटा हुआ है, टूट फूट रहित है, तो उसका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। क्षतिग्रस्त उपकरणों का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। और प्रशिक्षुओं की लापरवाही, मतलब कार्य करते समय आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जो कार्य करने का सही तरीका है उस सही तरीके को फॉलो कीजिए, और अनावश्यक बातचीत हमें नहीं करनी चाहिए या कोई लापरवाही का कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे आपको काम दिया गया कि आपको A, B और C तरीके से काम करना है, तो आपको CAB या BCA तरीके से कार्य नहीं करना है, आपको भी A, B और C के तरह ही कार्य करना पड़ेगा। सामान्य सुरक्षा नियमों की अनभिज्ञता, मतलब आपको सुरक्षा नियमों की जानकारी ही नहीं है और आप कार्य कर रहे हैं। आप किसी ऐसी जगह कार्य कर रहे हैं जहां पर सुरक्षा के नियमों को, आपको क्या क्या सुरक्षा के नियम है आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है। जैसे हेलमेट पहनना है लेकिन आपने हेलमेट नहीं पहन रखा है, आर्म प्रोटेक्टर पहनना है लेकिन आपने उसको नहीं पहन रखा है। तो इस प्रकार की सुरक्षा संबंधी नियम की जानकारी भी उस कार्य क्षेत्र के बारे में आपको होनी चाहिए। दुर्घटना चोट होने से बचने के लिए काम करते समय कुछ सुरक्षा सावधानियां हैं जो बहुत जरूरी हैं। भारी भार उठाते समय अपने पूरे शरीर को न मोड़ें, इसके बजाय उठाने वाली अपनी जांघ की मांसपेशियों का प्रयोग करें। जैसे कोई भारी वस्तु अगर उठाते हैं तो उसको झुक कर नहीं उठाना चाहिए, जबकि बैठकर अपनी जांघ का उपयोग करना चाहिए, उस तरीके से उसे उठाना चाहिए। पतली चादरों को संभालते समय दस्ताने का प्रयोग करें। कभी भी शीट मेटल की चादर, उसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर रहे हैं या उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके हाथ में एक विशिष्ट प्रकार के दस्ताने होने चाहिए जिसके उसकी कोनों से आपका हाथ ना कटे। अक्सर शीट मेटल में कोनों से लगकर हाथ कट जाता है और खून बहने लगता है। छेनी के संचालन के दौरान चिपिंग स्क्रीन का प्रयोग करें। जब भी छेनी से कोई चीज काट रहे हो तो चिपिंग स्क्रीन, एक स्क्रीन होती है जो आपके फेस पर चिप्स को आने से बचाती है, उसका प्रयोग करना चाहिए। मशरूम हेड छेनी के इस्तेमाल से बचे। मशरूम हेड क्या होता है मालूम है? छेनी जो होती है जब वो फैल जाती है चोट लगते लगते, उसी को हम बोलते हैं मशरूम हेड छेनी। मशरूम की तरह बन जाती है, उसी को बोलते हैं मशरूम हेड छेनी। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप चोट करेंगे थोड़े से तो हथौड़ा फिसल जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में मशरूम हेड छेनी का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसको रिपेयर करके वापस से फ्लैट बना देना चाहिए। टूल्स को वर्क टेबल के ऊपर ठीक से व्यवस्थित करें
ताकि टूल्स आपके पैर के टेबल के पास न गिर पाए। जैसे आप टेबल पर अगर किसी कार्य कर रहे हैं तो उस टेबल की ऊंचाई पर कुछ सामान रखे हुए हैं तो उनको किनारों पे ना रखें, उसको बीच में रखें, ताकि अगर वो गिरे ही ना। अगर गिरेंगे तो आपके पैरों पे उसे चोट लग सकती है। तो हमेशा टूल्स को सही तरीके से और टेबल के बीच में रखें। उचित आकार के सुरक्षा जूते पहने, मतलब नॉर्मल जूते नहीं पहनने हैं, सेफ्टी शूज, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था सुरक्षा वाले चैप्टर में कि सेफ्टी शूज हमें पहनना चाहिए, जिसमें पंजे के ऊपर एक क्या स्टील का कवर लगा होता है। पंजे के ऊपर एक स्टील का कवर लगा होता है जो हमें बचाता है हैवी लोड से। छेनी या हेक्सा से काटने के बाद किसी प्लेट या शीट से फाइल करके गड़गड़ाहट को हटा दे। छेनी या हेक्सा से काटने के बाद गड़गड़ाहट मतलब यहाँ पर बर है, जैसे कोई नुकीला एज, कोई नुकीली धातु रह जाती है, उसको बोलते हैं बर बोलते हैं। बर को हट में घिस के हटा देना चाहिए। टूटे या क्षतिग्रस्त हैंडल वाले हथौड़े का प्रयोग ना करें। किसी भी टूटे हुए हैंडल, फाइल या हथौड़े का हमें यूज नहीं करना चाहिए। एक कील का उपयोग करके हथौड़े के सिर को हैंडल से सुरक्षित रूप से ठीक करें। और कोई हथौड़ा ढीला है या सही से नहीं कार्य कर रहा है तो उस हथौड़े के सिरे को हैंडल के साथ अच्छे तरीके से समायोजित कर देना चाहिए, ताकि वो उस पर एकदम पूरी तरीके से टाइट रहे, ताकि हम झटके से अगर चोट पहुंचाएं तो उसका जो हेड है वो डंडे से बाहर ना निकले। ढीले कपड़े और पोशाक ना पहने। ढीले कपड़े कभी नहीं, किसी भी कार्यशाला में कार्य करते समय ढीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इससे क्या होता है, मशीन में फंसने का खतरा रहता है और चोट लग सकती है या जान भी जा सकती है। और फेस शील्ड पहने, पीसते समय गॉगल या फेस शील्ड पहने। कोई भी कार्य कर रहे हैं ऐसा जिसमें चिप्स निकल रहा है, धातु के चिप्स निकल रहे हैं, उस दौरान आपको चश्मा या फेस शील्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी सामग्री को न पीसें जो मोटाई और अलौह धातु में 3 mm या उससे कम हो। हमेशा आपके कार्यस्थल पे फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए और कार्य करते समय हेलमेट का उपयोग करना चाहिए। काम हो जाने के बाद मशीन का स्विच पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए। ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं जो हमें सेफ्टी की जो सारे इंस्ट्रक्शंस हैं वो कार्यस्थल पे फॉलो करने चाहिए। और जो आपका कार्यस्थल है वो वेंटिलेशन होना चाहिए वहां पर प्रॉपर तरीके से, और कि वह हवा का आवागमन अच्छे तरीके से हो, जिससे कार्य करने वाले जो एम्प्लॉय हैं उनको समस्या ना हो। तो ये शीट मेटल से संबंधित जो थे सुरक्षा के सारे पॉइंट्स थे जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। इसके बाद हम शीट मेटल में धातु की चादरें और उसके उपयोग के बारे में जानेंगे। किस किस प्रकार की मेटल शीट और उनके क्या क्या इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर मेटल शीट के बारे में पढ़ते हैं कि मेटल शीट क्या होती है और वो किस प्रकार से बनाई जाती है। मेटल शीट क्या मतलब धातु से बनाई जाती है, और जो उनका जो उनकी थिकनेस होती है वो गेज के रूप में प्रदर्शित की जाती है, निर्दिष्ट की जाती है। जो शीट की जो मोटाई होती है वो गेज के रूप में प्रदर्शित की जाती है, कितने गेज की है। इस धातु की चादरों को क्या होता है, 2 तरीके से बनाया जाता है। एक होता है कोल्ड रोल्ड और दूसरा होता है हॉट रोल्ड। जब धातु गर्म हो और उस समय हम स्टील की चादर को लपेटते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग हॉट रोल्ड। और जब धातु ठंडी हो जाती है उस दौरान जब हम उसको गोल गोल घुमाकर चादर के रूप में लपेटते हैं उसको हम बोलते हैं कोल्ड रोल्ड। और जब गर्म होती है तो उसको हॉट रोल्ड। गर्म अवस्था में लपेटते हैं तो हॉट रोल्ड। रोल मतलब क्या होता है, घुमाना, और हॉट मतलब गर्म। तो गर्म अवस्था में जब उसको गोल गोल घुमाकर हम शीट के रूप में परिवर्तित करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हॉट रोल्ड। तो इसी प्रकार से इनका नाम भी दिया गया है। जैसे एक शीट होती है CRCA का मतलब होता है कोल्ड रोल्ड क्लोज एनील्ड। एनील्ड मतलब क्या होता है, एनीलिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें भट्ठी के तापमान पे ही धीरे धीरे इसको ठंडा किया जाता है। तो कोल्ड रोल्ड मतलब ठंडी चादर को धीरे धीरे ठंडा करके लपेटना, उसी को बोलते हैं CRCA शीट। सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में इसी का इस्तेमाल होता है। आपकी जो गाड़ियां हैं, जो मोटरसाइकिल हैं, जो व्हीकल हैं, सब इसी शीट से बनाए जाते हैं। कोल्ड रोल्ड की जो धातु होती है इन्हीं के ऊपर हम लोग कोटिंग का इस्तेमाल करते हैं, जबकि हॉट रोल्ड पे कोटिंग का इस्तेमाल नहीं होता है। ऐसी धातुओं पे अक्सर जंग लगने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, हॉट रोल्ड जितनी भी धातुएं होती हैं।
और जबकि कोल्ड रोल्ड पे हम आसानी से कोई भी कोटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस धातु का उपयोग केवल उन्हीं वस्तुओं को बनाने तक सीमित रहता है जिन्हें पेंट या इनामल किया जाना है, जैसे टैंक, पैन, स्टोव, पाइप आदि। ये सब हॉट रोल्ड होते हैं। जस्ती लोहे चादरें और जस्ता लेपित लोहे की जस्ती लोहे के रूप में जाना जाता है। इसे नरम लोहे की चादर, जो जीआई शीट, आपने जीआई शीट के बारे में पढ़ा होगा, जो जस्ता और लोहा से मिलकर बनता है। जीआई शीट जिसको बोलते हैं, जस्ता लोहे के नाम से, कि ये दोनों चीजें मिलकर बनाई जाती हैं। ये चीजें इसलिए बताई जा रही है आप लोगों को क्योंकि इन्हीं चीजों का इस्तेमाल शीट मेटल में सबसे ज्यादा किया जाता है। जीआई शीट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है आपका डक्ट बनाने के लिए। कहीं भी आप देखेंगे डक्ट जो बनाया जाता है वो जीआई शीट का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है। डक्ट आपने देखा होगा कि जो अक्सर होटलों में आपने देखा होगा लंबे लंबे पाइपों के द्वारा धुएं को बाहर निकालने के लिए जो अरेंजमेंट बनाया जाता है। आप देखोगे पाइपें ऐसे ऐसे ऐसे, मॉल में भी देखा होगा चौकोर टाइप की, एल्युमिनियम टाइप की पाइपें गोल चौकोर या गोल आकार में बनाई जाती है, उसी को बोलते हैं डक्ट। डक्ट एक रास्ता होता है धुआं या एसी का हवा देने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए हम डक्ट का उपयोग करते हैं। ये ज्यादातर रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल होता है धुएं को बाहर निकालने के लिए, या बड़े बड़े मॉल्स में इस्तेमाल किया जाता है एसी की हवा देने के लिए। तो डक्ट जीआई शीट से बनाया जाता है। आपके घरों में जो बड़े बड़े बक्से होते हैं वो जीआई शीट से बनाए जाते हैं। जीआई शीट का इस्तेमाल वहीं किया जाता है जहां पर जंग और नमी से हमें बचाव करना हो। तो जीआई शीट पे न जंग लगता है ना उस पर नमी का कोई असर होता है। अगला होता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस शीट यह निकल, क्रोमियम और अन्य धातु के साथ स्टील का मिश्र धातु है। निकिल और क्रोमियम को स्टील में मिलाने पे हम स्टेनलेस स्टील बनता है। ये भी क्या होता है कि अच्छा जो है जंग का प्रतिरोध करता है। इसे आसानी से वेल्डिंग भी की जा सकती है। और स्टेनलेस स्टील सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो जाने वाला स्टील है, जो लगभग हर कार्यों में, जैसे आप जो अपने घरों में स्टील की रेलिंग लगवाते हैं वो स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, जो चमकदार होती है वो स्टेनलेस स्टील की रेलिंग होती है। तो ये मजबूती के लिए, जहां पर मजबूती वाला काम है वहां पर हम स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह होती है कॉपर शीट। कॉपर मतलब तांबा, तांबे की बनी हुई शीट, जो कोल्ड रोल्ड या हॉट रोल्ड भी होती है। ये ज्यादातर क्या होती है, जो बॉयलर की इंटरनल प्लेटें होती हैं उस पे लगाने के काम आता है। बॉयलर अक्सर बने होते हैं, रूफ की फ्लैशिंग, एक्सपेंशन ज्वाइंट वहां पर काम आता है। और लोहे के अंदर जो वायरिंग होती है पाइप के अंदर का जो सिरा होता है जिसपे अंदर अब कोई द्रव प्रवाहित होता है, उस द्रव से क्या होता है उस पर जंग लग सकता है, तो उसके ऊपर क्या होता है कॉपर की एक शीट चढ़ा दी जाती है। तो ऐसी जगहों पर कॉपर शीट का इस्तेमाल किया जाता है। एल्यूमिनियम शीट, एल्यूमिनियम को उसके शुद्ध रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत ही नरम होता है और हल्का होता है, इसलिए इसमें क्या होता है मिश्र धातु को मिलाना पड़ता है, जिसमें हम कॉपर, सिलिकॉन, मैग्नीज, आयरन इत्यादि मिलाकर ही एल्यूमिनियम को इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्यूमिनियम की चादरें सफेद रंग की और वजन में हल्की होती हैं। वे जंग और घर्षण के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी होती है, इसमें भी किसी भी प्रकार का जंग और घर्षण नहीं होता है। एल्यूमिनियम का उपयोग सबसे ज्यादा व्यापक रूप में होता है, जिसमें घरेलू उपकरण हो गया, टीवी, रेफ्रिजरेटर इत्यादि, खिलौने, बहुत सारी चीजें एल्यूमिनियम से बनाई जाती है क्योंकि हल्का होता है और आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बर्तन भी बनाए जाते हैं। अगला है टिन। टिन की प्लेट। टिन का उपयोग कहाँ किया जाता है, ज्यादातर इन लोहे की शीट पे टिन की जो टिन होता है उसका लेप लगा दिया जाता है। और सबसे ज्यादा सोल्डरिंग वाले कार्य में, जहां भी सोल्डरिंग का कार्य होता है वहां पर हमें टिन की प्लेट का उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही चमकदार होती है और चांदी की तरह चमकती है। इसका उपयोग मतलब जहां सुंदरता दिखाने के लिए ऐसी जगहों पर भी टिन का उपयोग किया जाता है। भट्टी की फिटिंग, डेयरी का उपकरण, टेबल के ऊपर जो कवर होता है, ऐसी जगहों पर हम टिन का इस्तेमाल करते हैं। अगला है भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड शीट साइज एंड स्ट्रिप साइज। भारतीय मानक के अनुसार जो शीट का साइज है, किस किस प्रकार से शीट का साइज देखा जाता है और लिखा जाता है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। भारत मानक शीट आकार और पट्टी का आकार। भारतीय मानक के अनुसार IS 1730 1989
के अनुसार शीट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। शीट तीन तरीके से होता है, एक होती है लंबाई, दूसरा होता है चौड़ाई और तीसरा होता है इसका मोटाई। मोटाई मतलब थिकनेस, लेंथ, विड्थ और थिकनेस, LWT। इसमें ही इसको दर्ज किया जाता है। जैसे कोई अगर डायमेंशन दी हुई है ISSH, तो इसका मतलब होगा ISSH 3200 दिया हुआ है, 600 और 1। इसका मतलब है कि 3200 उसकी क्या है, लंबाई है, 600 क्या है, चौड़ाई है और 1 mm क्या है, 1 उसकी थिकनेस है, मोटाई है। तो लंबाई 3200, चौड़ाई 600 और 1। तो इस प्रकार से एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कीजिए कि कौन सी लंबाई होगी, कौन सी चौड़ाई, कौन सी ऊंचाई मतलब थिकनेस होगी। तो आपको इसकी सहायता से आपको ये पता होना चाहिए कि ISSH 3200 इसका मतलब क्या है, लंबाई, इसके बाद W मतलब चौड़ाई और थिकनेस मतलब उसकी मोटाई। अब ये जो इनकी स्ट्रिप होती है, स्ट्रिप साइज क्या क्या होता है। स्ट्रिप मतलब जो उसकी चौड़ाई होती है। किसी भी शीट की चौड़ाई कैसे निकाली जाती है, मतलब हम भारतीय मानक में उसे कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो IS 1730 और 1989 के नियम के अनुसार जो पट्टी की चौड़ाई, जैसे ये आपको शीट दिख रही है, ये 4 कोने हैं शीट के, इन चारों कोनों में जो W है ये इसकी चौड़ाई है, यहां से लेके यहां तक ये इसकी चौड़ाई है। तो किसी भी स्ट्रिप को हम दर्शाते हैं उसकी चौड़ाई से और उसकी मोटाई से। इसमें देखिए मोटाई T से, तो W और T, मतलब कोई भी अगर हम बोलेंगे स्ट्रिप साइज क्या है तो आपको उसकी चौड़ाई बतानी है और उसकी मोटाई बतानी है। स्ट्रिप साइज STRIP, स्ट्रिप साइज, इसको हमें बताना है W और T से। W मतलब चौड़ाई और T मतलब उसकी शीट की मोटाई। इस प्रकार से हम लंबाई और चौड़ाई, पट्टी का आकार इत्यादि हम लोग निकालते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि तालिका 1 में विभिन्न शीटों की स्टील शीटों का वजन दिया हुआ है। अब जैसे कि आपको अगर किसी शीट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई दी हुई हो तो और उसका वजन निकालना हो आपको, तो आप कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको तालिका की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि तालिका में ये दिया हुआ है कि ये देखिए तालिका, प्रति मीटर स्क्वायर, जैसे 1.08 मीटर स्क्वायर अगर है आपका कोई एरिया, तो अगर शीट की जो मोटाई है 0.8 है तो उसका वजन कितना होगा, 6.78। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई ऐसी शीट है इसका 1.08 मीटर 1.08 मीटर लंबाई चौड़ाई है, ठीक है, और इसकी जो मोटाई है T वो अगर 0.8 है तो इसका जो होगा वो 6.78 kg होगा, 6.78 kg होगा। ये मानक बनाए जाते हैं, कंपनियां जो शीट बनाती हैं वो भारतीय मानक के अनुसार ये इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं। तो हमें शीट पहले यहां पर जाकर 1.08 में हमें देखना पड़ेगा कि एक 1.08 मीटर स्क्वायर में कितने केजी होते हैं, और उस केजी में जो भी टोटल क्षेत्रफल होगा उससे भाग दे देंगे। तो टोटल क्षेत्रफल निकालने के लिए भी हमें देखना पड़ेगा कि हमारा टोटल क्षेत्रफल है कितना। तो टोटल क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 1800 × 1200 का गुणा करेंगे, जो भी आएगा उस पर 1.08 से भाग दे देंगे। भाग देने के बाद जो भी संख्या आएगी उसमें हम जो भी जो भी उसका थिकनेस की जो वजन था उससे हम गुणा कर देंगे, 6.78 से गुणा कर देंगे। इस तरह से हम शीट का, पूरे शीट का वजन निकाल पाएंगे कि टोटल शीट का वजन कैसे है। क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई L दी हुई है, चौड़ाई W दी हुई है, लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल आएगा।
टोटल शीट का एरिया कितना है। ठीक है, अब एरिया देखिए यहाँ पर एक 1/1.08 1.08 मतलब 1.8 mm का 1.8 सेंटीमीटर का हमें दिया हुआ है एरिया। तो इस एरिया को इस एरिया से भाग देना पड़ेगा। तो 0.08 मीटर स्क्वायर दे रखा है, उसका वजन हमें पता है। अब हमें इस टोटल एरिया को निकालना है। तो 1800 में 1200 का जब गुणा करेंगे तो जो भी एरिया आएगा उसमें 1.08 से भाग दे देंगे। मतलब 1800 इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 1.08 से भाग दे देंगे। जो भी संख्या आएगी उसका 6.78 से गुणा कर देंगे। मतलब कोई संख्या मान लीजिए x आ जाती है, मतलब y आ जाती है, तो उसका y से गुणा कर देंगे। जो भी वजन आएगा वो kg में आ जाएगा। इस तरीके से हम इसका वजन निकालते हैं। शीटों को ये देखिए सारणी दी हुई है, इस सारणी को कैसे देखना है। शीट का साइज दिया हुआ है, नॉमिनल सरफेस दी हुई है कि एक सरफेस अगर इतनी है तो उसका मीटर स्क्वायर में वजन कितना होगा। और ये यहाँ उसकी मोटाई दी हुई है, शीटों की अलग अलग शीट की मोटाई दी हुई है। उस मोटाई के हिसाब से उनका वजन भी लिखा हुआ है। तो इस सारणी को ही के हिसाब से आप किसी भी शीट का वजन निकाल सकते हैं। इसके बाद क्या है, हैंड लीवर एंड शीयर्स। हैंड लीवर एंड शीयर्स। हैंड लीवर शीयर एक हाथ से संचालित मशीन है जिसका उपयोग शीट धातु को 3 mm की मोटाई तक काटने के लिए किया जाता है। मतलब हैंड लीवर, हाथ से जो लीवर जिससे काटा जाता है, 3 mm तक की जो मोटाई की शीट होती है उससे हम इससे काट सकते हैं। जब मशीन को बेंच पर लगाया जाता है तो हैंड लीवर बेंच शीयर कहा जाता है। जब इसी मशीन को बेंच पर लगा देंगे तो इसको हम बेंच शीयर कहेंगे। इसे एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर, फर्श पर भी लगाया जा सकता है। इसका उपयोग सीधी रेखाओं में काटने के लिए किया जाता है। ये तो बहुत सिंपल चीज है। जैसे शीट है, मान लीजिए फिगर नंबर पहले 1 देख लेते हैं। इसमें क्या देखिए कि ये देखिए लीवर है जिसको आपको नीचे की तरफ दबाना है। ऐसे ऐसे काटते हैं ना, जैसे सुपारी काटते हैं या कुछ भी काटते हैं। यहाँ देखिए शीट है, मान लीजिए इसको आपको काटना है। तो आप इसको जब नीचे की तरफ दबाएंगे तो नीचे भी जो दोनों तरफ जो कैंची की तरह एजेस बनी हुई है, ये क्या करेंगे, इसको यहाँ से काट देंगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, हैंड, जो हाथ से चलाई जा सकती है, जो हाथ से चलाई जा सकती है उसे हम बोलते हैं हैंड लीवर। शीयर, शीयर माने क्या होता है, काटना। शीयर माने क्या होता है, SHEAR। शीयर मतलब होता है काटना। ये शीट मेटल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा शीयर, क्योंकि शीट मेटल में हर चीज शीयर की जाती है। शीट मेटल में शीट को मतलब शीयर कर देना, मतलब काट देना। जैसे यहाँ पे आप साइड व्यू देखिए, यहाँ पे 2 नंबर में यहाँ पे एक ब्लेड है, ब्लेड A और ब्लेड B। B नंबर जो ब्लेड है वो फिक्स है और जो A नंबर है वो अप एंड डाउन कर सकती है, ऊपर नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपनी प्लेट लगा देते हैं जिसे हमें काटना है। इस प्लेट को हमने यहाँ पर लगा दिया। अब इसको नीचे की तरफ दबाएंगे। जब नीचे की तरफ दबाएंगे तो ये क्या है, ये हिस्सा नीचे की तरफ आएगा और इस ब्लेड को काट के अलग कर देगा। तो यहाँ से ये ब्लेड क्या है, आधी आधी कट जाएगी। ये देखिए फिगर 2 में किस प्रकार से धातु को कोई काटता है। देखिए शुरुआत कैसे होती है काटने की, नीचे से फिक्स है, ऊपर से देखिए काटना शुरू कर रहा है। अब ये देखिए काटते काटते फिगर नंबर 4 में देखिए अब ये और नीचे हल्का सा आ गया है, यहाँ से यहाँ तक काट दिया है। तो ये धातु को नीचे घिसकाते हुए ला रहा है। इसके बाद ये और ज्यादा काट दिया यहाँ तक। इस प्रकार से पूरा काट कर इसे फुल्ली पेनिट्रेट करता है। कटौती की जाने वाली मोटाई के 10% से अधिक नहीं हो। जो ब्लेड की निकासी है, जो एग्जिट है, वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो उसकी थिकनेस है उससे 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। शीयर ब्लेड की गलत और सही सेटिंग के परिणाम इस प्रकार है।
अत्यधिक निकासी के कारण शीट के नीचे की एक तरफ जो कड़कड़ाहट मतलब क्या, बार आ जाती है। क्या आ जाती है? बार आ जाती है शीट की तरफ। फिगर नंबर 6 में दिखाया गया है, ये देखिए। टू मच क्लियरेंस, अगर क्लियरेंस ज्यादा दे देंगे ना आप, तो क्या होगा? क्लियरेंस ज्यादा देने से क्या होता है, लास्ट वाला जो हिस्सा पॉइंट होता है वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है काटने के बाद, इसलिए क्लियरेंस भी उसी हिसाब से हमें देना चाहिए। जैसे आपने देखा कि यहाँ जो क्लियरेंस है यहाँ पर इतनी ज्यादा दी गई है काटने के लिए, तो ज्यादा क्लियरेंस देने से क्या होगा, लास्ट में क्या लपक जाएगी, थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर बिल्कुल फिगर नंबर 7 में बिल्कुल भी क्लियरेंस नहीं दी गई। अब हम इसमें देख रहे हैं, इसमें बिल्कुल हमने क्लियरेंस नहीं दे रखी है कटिंग करते समय। इससे क्या होता है, जो सिरे का किनारा क्या होता है, चपटा सा हो जाता है, अजीब सा हो जाता है। तो हमें ऐसा भी नहीं करना है कि एकदम क्लियरेंस नहीं देनी है, ठीक है। और फिगर नंबर 8 में देखिए, सही निकासी का तो इष्टतम कतरनी प्राप्त परिणाम प्राप्त होता है। इसमें क्या है, उसने सही एंगल, बहुत नॉर्मल सा उसने गैप दे रखा है, करेक्ट क्लियरेंस दे रखा है। करेक्ट क्लियरेंस से क्या होता है, जो एकदम जो आपकी धातु होती है वो सही तरीके से कटती है, एकदम प्रॉपर कटेगी, प्लेन कटेगी। तो हमें दोनों कटिंग शेयरिंग के बीच में जो कटिंग एजेस होती हैं उनके बीच में ना बहुत ज्यादा क्लियरेंस देना है, ना बहुत ही एकदम कम क्लियरेंस, एक नॉमिनल क्लियरेंस देके हमें कटिंग को प्राप्त करना होता है। अगला है स्क्वायर शेयरिंग। स्क्वायर शेयरिंग क्या होती है, ये देखिए चित्र नंबर 1 में। ये एक बड़ी मशीन होती है, इसमें क्या होता है कि बड़ी बड़ी शीटों को हमें छोटे छोटे टुकड़े में काट काट के खत्म करना होता है। अब जैसे ये देखिए बड़ी सी आपको शेयरिंग दिखाई दे रही है, इसके ऊपर यहाँ पर देखिए ऊपर ब्लेड्स लगे हुए हैं, यहाँ पर नीचे एक ब्लेड्स शीट होल्डर लगा हुआ है, ब्लैक एडजस्टेबल बैक गेज लगा हुआ है। एडजस्टेबल मतलब कितनी सीट आपको अंदर की तरफ घुसानी है उसका गेज लगा हुआ है। फुट ट्रेडर लगा हुआ है, पैर से दबाएंगे तो ये मशीन आपस में चल पड़ेगी और इसको काट देगी। तो कुल मिलाकर ये क्या है, एक ऐसी मशीन है जिसपे हम बड़े बड़े शीट के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में ट्रिम कर कर काट देते हैं। इसमें मशीन का आकार, जो उसका जो बेड होता है उसकी लंबाई और उसके काटे जाने वाली चादर की एकदम मोटाई से निर्धारित होती है। इसकी जो साइज होता है, इसकी लंबाई कितनी है और इसकी चौड़ाई कितनी है, इसी से इसको मापा जाता है, इसकी चौड़ाई और इसकी कितनी लंबी शीट ये ले सकती है काटने के लिए। इसके आधार पर इसको निर्धारित किया जाता है कट की लंबाई। कट की लंबाई को समायोजित करने के लिए फ्रंट गेज और बैक गेज, जैसे अगर आपको सामने से कोई चीज काटनी है तो फ्रंट गेज, गेज मतलब क्या होता है कि आपको कोई शीट अगर लगातार एक ही साइज की काटनी है तो आप क्या करेंगे, पीछे एक गेज लगा के स्टॉपर लगा देंगे। जब इस यहाँ से शीट अंदर डालेंगे तो शीट जाके यहाँ पर रुक जाएगी और ऊपर से काट देंगे। फिर जब आप शीट को आगे बढ़ाएंगे फिर वो यहीं जाकर रुक जाएगी। तो क्या होगा, जो ब्लेड होगी एक बराबर काटती चली जाएगी। तो ये होता है इसका फायदा शेयरिंग मशीन पे, कि एक ही साइज की शीट हम लगातार काट सकते हैं इसकी सहायता से, और बड़ी आसानी से काट सकते हैं। इसमें पैर का इस्तेमाल होता है कटिंग करने के लिए। इसके बाद एक फ्रंट गेज होता है, शीट को काट दिया जो पीछे से डाली गई है। इसमें एक फ्रंट गेज होता है और एक बैक गेज होता है। अगर आगे से किसी शीट को सेट करना है स्टॉपर लगाकर तो उसके लिए भी फ्रंट गेज बना होता है। वर्ग गेज सामान्य, इसे काटने वाले ब्लेड के समकोण पर रखा जाता है। जब भी कोई चीज, जैसे ऊपरी ब्लेड एक बनी होती है, इसके नीचे एक निचली ब्लेड बनी होती है, इसी के बीच में हमें शीट को रखकर काटना होता है लंबाई को। तो शीट क्या है, लंबाई में इसी तरह कटती चली जाती है, ठीक है। अब इसमें भी जो दोनों शीटें होती हैं, कटिंग ब्लेड्स होती हैं, कटिंग ब्लेड के बीच में जो क्लियरेंस होता है, जैसे आप क्लियरेंस होती है ना, एक ब्लेड ऐसे होती है और एक ब्लेड ऐसे होती है, उनके बीच में जो क्लियरेंस होता है, तो क्लियरेंस देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत ज्यादा होने पे भी क्या होता है, बर आने लगती है, बहुत कम होने पे क्या होता है, अगला हिस्सा मुड़ जाता है। और एक नॉमिनल, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, करेक्ट क्लियरेंस जब रखते हैं तो ब्लेड एकदम सीधी कटती है। तो इस मशीन में भी हमें इसी चीज को फॉलो करना होता है कि हमें एकदम करेक्ट तरीके से उसमें हमें शेयरिंग करनी होती है। इसमें सुरक्षा के क्या मायने हैं, अपनी उंगलियों को हर समय काटने वाले ब्लेड से दूर रखें। इसके ब्लेड बहुत ही ज्यादा शार्प होते हैं,
मतलब इतने शार्प होते हैं कि इससे आपकी शरीर का कोई बॉडी पार्ट भी कट सकता है। तो हमेशा इसके सामने वाले जो ब्लेड लगे होते हैं वो उससे हमेशा अपने शरीर के किसी भी अंग को दूर रखना चाहिए। चौकोर कैंची पर लोहे या तार या किसी भार धातु काटने का प्रयास कभी न करें। इससे क्या होता है, जैसे जो जो कैंची बनी हुई है उससे किसी अन्य धातु को काटने की कोशिश न करें, मेटल का या किसी और का। जिस चीज के लिए वो बनाया गया है शीट काटने के लिए, केवल उसे शीट ही काटना है और कुछ भी नहीं काटना है। यह ब्लेड को काट सकता है, तो जब आपके द्वारा काटे गए हर किनारे पर एक पायदान बना देगा। बेहतर शेयरिंग परिणामों के लिए ब्लेड क्लियरेंस और ब्लेड की सेटिंग को देखना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपको परिणाम चाहिए तो जो ब्लेड की सेटिंग है और जो क्लियरेंस है उस चीज का हमें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो ये है कि आपकी चौकोर स्क्वायर शेयरिंग सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में इसी का इस्तेमाल होता है। जब भी आप किसी शीट मेटल इंडस्ट्री में जाएंगे तो इसी से, जैसे कोई शीट अगर आपकी मान लीजिए 1200 की है और ये 600 है और आपको 600 बाई 600 काटना है, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर 600 है तो आप यहाँ से गहराई में क्या करेंगे, 600 का स्टॉपर लगा देंगे 600 पे, और इधर से जब आप डालेंगे तो 600 पे जाके वो रुक जाएगा, और फिर से जब काटेंगे तो बीच में से 600 से इसे काट देगा। तो आपकी जो शीट क्या 600 600 दो भागों में भाग कट जाएगी। इसी तरह अगर आपको 200 पे काटना है तो यहाँ पे स्टॉपर को 200 पे सेट कर देंगे और ये 200 पे शीट को काटती हुई 6 भागों में से काट देगी। तो यही इसका काम होता है शेयरिंग का। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। आज शेयरिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया कि शेयरिंग क्या चीज होती है, शीट मेटल की सुरक्षा के बारे में बताया, शीट मेटल के टेबल्स के बारे में बताया कि टेबल को कैसे देखा जाता है, लंबाई चौड़ाई और मोटाई कैसे देखी जाती है शीट मेटल में, क्योंकि शीट मेटल का जो मानक होता है वो लंबाई चौड़ाई और मोटाई, ये तीनों चीजें बताता है। CRCA शीट क्या होती है, कोल्ड रोल्ड हॉट रोल्ड शीट क्या होती है, इसके बारे में आपने जाना। इसके सुरक्षात्मक पहलुओं के बारे में जाना कि शीट, और जब शीट मेटल शॉप में हम कार्य करते हैं तो हमें किस प्रकार से हैंडल करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि शीट मेटल में वैसे बहुत बहुत कोई ज्यादा जानने वाली चीजें नहीं है, और जो टूल्स हम पहले भी इस्तेमाल करते आ रहे हैं उन्हीं टूल्स को हमें दूसरे प्रकार से इसमें इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आई होप आज का वीडियो भी आप लोग को अच्छा लगा होगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको ध्यान से भी सुन रहे होंगे और अपने नॉलेज, अपना ज्ञान वर्धन भी कर रहे होंगे। परीक्षाएं जल्दी ही पास आने वाली हैं, क्योंकि सेमेस्टर वाले एग्जाम सब होने वाले हैं जल्दी जल्दी। तो अपने आप लोग तैयार रखिए। ये ना सोचिए केवल एग्जाम टाइम में पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है और समय बहुत कम है। तो धीरे धीरे डेली पेपर आधा घंटा 1 घंटा डेली आप पढ़ते रहेंगे, वीडियोज ही देखते रहेंगे, तो बहुत नॉलेज आप गेन कर सकते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि डेली कुछ ना कुछ हल्का हल्का पढ़ते रहिए। वीडियो को देखकर बस सुनते रहिए, देखते रहिए और सुनते रहिए, इससे ही आपको बहुत ज्यादा नॉलेज गेन हो जाएगी। उसके बाद लास्ट मोमेंट पे आपको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, जिससे आपका जो एग्जाम है वो उसकी तैयारी एकदम पक्की हो जाएगी और नंबर आपके बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो एग्जाम की टेंशन ना लें, पढ़ाई पे फोकस करें। और जो आज का टॉपिक है मैं यहीं पर खत्म करता हूं। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।